हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कंसेप्ट जो काफ़ी यूजफुल रहेंगे कंपटीशंस की दुनिया में। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसके जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके ऊपर V1 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, रेजिस्टेंस R में लगा हुआ है और फीडबैक में रेजिस्टेंस R2 लगा है, आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर वोल्टेज V2 लगा हुआ है, इस यहाँ रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है और R4 इधर लगा हुआ है। तो इसमें पूछता है कि आउटपुट क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशंस की दुनिया में। तो ध्यान रखिए कि किसी समय पे ये किरचॉफ्स का करंट लॉ के ऊपर हम इस प्रिंसिपल पर काम करता है और जो ए के ऊपर और बी के ऊपर जो टर्मिनल हैं, नोड हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल जो सेम रहता है क्योंकि करंट नहीं फ्लो करती इनपुट पे, क्योंकि फाइनाइट इम्पीडेंस ऑफर करता है एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो हम अप्लाई करते हैं जब इसके ऊपर यहाँ से लेके और इस वाले पूरे के पूरे लूप के ऊपर किरचॉफ्स का करंट लो, तो लिखते हैं VA माइनस V2 अपॉन R3 दिस वन प्लस VA माइनस 0 अपॉन R4 बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ जाती है। उसके अलावा इसके लिए अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं VB माइनस V1 अपॉन R1 प्लस VB माइनस V0 अपॉन R2 बराबर 0। उसके बाद VA को VB के बराबर सेट कर लेते हैं। तो V0 की वैल्यू जो आती है वो आती है R4 और मल्टीप्लिकेशन में आता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आता है R3 प्लस R4 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V1। इस फॉर्मूले को सदा रिमेंबर रखें। और कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करता है, इनकी वैल्यू देता है, और कई बार ऐसा करता है कि V2 को 0 कर देता है और V2 को अगर 0 कर देता है तो ये वैल्यू फिर V2 वाली जो जैसे हम 0 करेंगे तो यहाँ ये V2 मिस हो गया है, इसमें लिख लें। तो ये जैसे हम V2 को 0 करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी, तो V0 वहाँ पर आ जाएगा माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V1। तो R2 और R1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, V1 की पुट कर देंगे और V0 कैलकुलेट कर देंगे। और ये नेगेटिव साइन जो बताता है ये किसी समय पे 180 के फेज डिफरेंस को बताता है कि जो आउटपुट और इनपुट में 180 का फेज डिफरेंस डेवलप होगा, क्योंकि सिग्नल जब नेगेटिव टर्मिनल पे लगता है तो आउटपुट और इनपुट में जो है पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, इसको अच्छे से तैयार करके जाएं, इसको रिमेंबर भी रखें और इस पर क्वेश्चन भी कर लें। गेट में कई बार क्वेश्चन आता है इस रीजन से। उसके अलावा याद रखें कि किसी समय पे जो डिफ्रेंशिएटर होता है वो उसका जो आउटपुट होता है वो माइनस RC dV अपॉन dt होता है। और V इन को जब हम V इन नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं, जहाँ V इन नॉट जो है पीक वैल्यू बताता है इनपुट वोल्टेज की, साइनसॉइडल सिग्नल होता है तो V0 की वैल्यू आ जाती है माइनस RC ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिससे ये पता चलता है कि आउटपुट जो है R पे, C पे और ओमेगा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब ओमेगा ज़्यादा होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, इसलिए वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। इंटीग्रेटर्स में जो आउटपुट होता है उसमें क्या होता है कि फीडबैक के अंदर कैपेसिटर लगा होता है और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में आगे अप्लाई होता है। तो वहाँ V0 की जो वैल्यू किसी समय पर होती है वो हमारी आती है माइनस 1 अपॉन RC 0 से लेकर T V इन dt। और जैसे V इन को हम साइनसॉइडल फॉर्म में लिखते हैं तो V आउटपुट जो है वो 1 अपॉन RC ओमेगा पर निर्भर करता है, जो ये बताता है कि RC की वैल्यू कम हो और ओमेगा कम हो तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, जिससे क्या होता है ओमेगा कम में आउटपुट ज़्यादा आता है, जिससे उसे हम लो पास फिल्टर कहते हैं। तो याद रखें कि इंटीग्रेटर सदा लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है और डिफरेंशिएटर हाई पास फिल्टर की तरह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। उसके अलावा इसमें मैंने पाई मेसन का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैरेक्टरिस्टिक टाइम कैसे एवोल्यूट करते हैं। तो किसी समय पे जो हमें पता है कि जो थ्योरी होती हैं उन थ्योरीज में ये होता है कि किसी समय पे दो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, उसमें पाई मेसन एक्सचेंज होता है। तो एक पाई मेसन के एक्सचेंज में जो समय लगता है डेल्टा टी, वो दो न्यूक्लियनों के बीच की डिस्टेंस R अपॉन V जो वेलोसिटी होगी पाई मेसन की, और R और अपॉन C कर लेते हैं क्योंकि जो ये V होती है वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है पाई मेसन की, तो C के अप्रॉक्स ले लेते हैं। R की जो वैल्यू होती है हमें पता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रेंज है वो होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और C होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड आता है। तो इस कंसेप्ट को तैयार रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये भी याद रखें कि किसी समय पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है पाई मेसन एक्सचेंज से पैदा होता है, इसका जो क्वांटा है वो पाई मेसन होता है, और न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स पाई मेसन एक्सचेंज से पैदा होता है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाइंडिंग एनर्जी की ऑर्डर ये प्रोवाइड करता है, डिस्पाइट जो न्यूक्लियस के अनस्टेबल फैक्टर है उनको काउंटर बैलेंस करके। तो याद रखें
उसके अलावा डेली डेल टी की वैल्यू एच क्रॉस जो है किसी समय पे हम ले सकते हैं, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और डेली जो होगा किसी समय पे एम पाई सी स्क्वायर होगा, क्योंकि पाई मेसोन का एक्सचेंज हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि पाई मेसोन कहाँ है। तो एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी होगी वो एम पाई इंटू सी स्क्वायर होगी। डेल्टा टी की वैल्यू आर अपॉन सी रख दें, ये एच क्रॉस के ऑर्डर का होगा। तो एम पाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एच क्रॉस अपॉन आर सी। आर की वैल्यू रख दें 1.7 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। एच क्रॉस की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें पता होती है, तो एम पाई आ जाता है 2 गुणा 10 की पावर -28 kg। तो इस एक्सप्रेशंस को याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि किसी समय पे जो सेल मॉडल है उसके एक्सप्रेशंस देख लें, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है। उसके अलावा जो हमारे पास सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला उसको रिवाइज कर जाए। ई वी बराबर ए बी, ये पहली टर्म होती है उसमें वॉल्यूम एनर्जी टर्म, और वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है। एस बराबर माइनस ए एस, जो ये एस सरफेस एनर्जी टर्म कॉन्स्टेंट है, ए की पावर 2/3 होती है सरफेस एनर्जी टर्म, और ये किसी समय पर जो न्यूक्लियस सरफेस पर होते हैं न्यूक्लियंस उसके कारण जनरेट होती है और अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कूलाम रिपल्सिव एनर्जी टर्म ई सी होती है माइनस ए सी जेड जेड -1/4 की पावर 1/3। ये किसी समय पर प्रोटोन प्रोटोन रिपल्सन के कारण होती है। एसिमेट्रिकल एनर्जी न्यूट्रॉन का एक्सेस में प्रोटोन से होना या प्रोटोन का किसी समय पर न्यूट्रॉन से एक्सेस में होना उसके कारण जनरेट होती है, क्योंकि एन बराबर पी के न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटोन इक्वल होते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू होती है उसकी -a और ब्रैकेट में ये -2 जेड स्क्वायर अपॉन ए। पेयरिंग एनर्जी जो होती है उसमें ये होता है कि इवन स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डॉट के मुकाबले। तो ई पी की वैल्यू ए पी अपॉन ए की पावर 3/2 होती है, ए की पावर 3/4 होती है इवन के लिए, माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4 होती है और डॉट के लिए। और ये ए वी ए एस ए सी ये सब टर्म कॉन्स्टेंट हैं करस्पॉन्डिंग, तो ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा हमें पता है कि किसी समय पर जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो उसकी जो कूलाम एनर्जी होती है ई सी वो होती है 1/4πε 3/5 जेड और ब्रैकेट में z-1 ई स्क्वायर अपॉन आर। आर जहाँ पर किसी समय पर रेडियस होगी और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और जेड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोनों की संख्या होगी। तो इस एक्सप्रेशंस को रिमेंबर रखें और ये भी याद रखें कि किसी समय पर जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, एक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के प्रोटोन के बराबर होते हैं। उनमें किसी समय पे n+z का जो सम है दोनों न्यूक्लियसों के लिए वो सेम होता है, लेकिन एक का न्यूट्रॉन और दूसरे के प्रोटोन वो आपस में रिजेंबल करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं और दोनों मिरर न्यूक्लियाई हैं, एक का जेड और एक का प्रोटोन की संख्या z+1 है, तो एक जेड के करस्पॉन्डिंग EC1 ले लेते हैं और एक z+1 के करस्पॉन्डिंग EC2 ले लेते हैं। EC2 माइनस EC1 कैलकुलेट करके रेडियस निकाल सकते हैं हम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके अलावा होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो है वो लीड्स करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लगातार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम से कौन सा कंजर्वेशन लॉ आता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करती है। ट्रांसलेशनल इनवेरियंस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो ट्रांसलेशनल इनवेरियंस के कारण होता है और रोटेशनल इनवेरियंस के कारण जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि किसी समय पे अगर दो पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। किसी समय पर मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पूछता है तो कैरेक्टरिस्टिक पाथ होगा। उसके अलावा अगर वो पूछता है किसी समय पे कि एक जो पार्टिकल है ग्रेविटी फॉल करता है इस टाइम में उसका पाथ क्या होगा, तो साइक्लॉइड हमें मार्क करना है, तो याद रखें। साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि किसी समय पर 2t + v = 0 होता है जब इन्वर्स स्क्वायर फोर्स होता है, जहाँ t किसी समय पर काइनेटिक एनर्जी और v पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। t और v की वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम रहती है जब v की वैल्यू r² होती है और t/v = n/2 होता है। n जहाँ पे vr की वैल्यू प्रपोर्शनल चलता है r⁴ पे। n देखेंगे हम जब n = 2 ले लेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो एक्सपेक्टेशन t एक्सपेक्टेशन v के बराबर आ जाएगा। जब n को हम -1 ले लेंगे तो 2 एक्सपेक्टेशन t + एक्सपेक्टेशन v 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो लगातार रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोरोनरी फोर्स का फॉर्मूला याद करें, Fc = 2m - 2m ω×v होता है, m मास ऑफ द पार्टिकल होगा। ओमेगा किसी समय पे एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की को, और v पार्टिकल की वेलोसिटी को बताता है। तो अगर कोरोनरी फोर्स की वैल्यू को हम देखें तो कोरोनरी फोर्स तब 0 होगा जब किसी समय पे ओमेगा 0 हो, मीन्स रोटेशनल मोशन ना हो, या किसी समय पे पार्टिकल मोशन में ना हो, या ओमेगा और v के बीच का जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 हो। तो इस एक्सप्रेशंस को याद रखें। कोरोनरी फोर्स के कारण जो किसी समय पर डिफ्लेक्शन होता है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और t की पावर क्यूब पर डिपेंड करता है। t जहाँ पर √2h/g होता है और h जहाँ से हाइट होती है पार्टिकल की जो फॉल करता है, और y जो h की पावर 3/2 पर निर्भर करता है, तो इसको भी याद रखें। उसके अलावा
जो F बराबर माइनस के आर की पावर n है, जो फोर्स है वो किसी समय पे आर की पावर n पर अगर प्रोपोर्शनल है और n बराबर 1 है तो मोशन अंडर हुक्स लॉ होगी, और n बराबर -2 है तो वो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स होगा जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में होता है। उसके अंदर जो है ऑर्बिट सदा क्लोज होती हैं, पाथ जो ऑर्बिट का। तो इन कंसेप्टों को क्लियर रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये। मैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं किसी समय पे फंक्शंस। तो फंक्शंस में याद रखें कि बेसल इक्वेशंस की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। तो कई बार इक्वेशंस दे देता है और पूछता है इनमें से बताइए बेसल इक्वेशन कौन सी है। तो इक्वेशंस को रिमेंबर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जनरेटिव फंक्शन याद करें, वो होता है e की पावर x/2 और मल्टीप्लिकेशन में होता है z माइनस 1 अपॉन z बराबर समेशन n बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी z की पावर n jnx। ये हमारा किसी समय पर जनरेटिव फंक्शन होता है बेसल इक्वेशन का। j हाफ x की वैल्यू होती है √2 अपॉन पाई x साइन x, और j माइनस हाफ x की वैल्यू होती है √2 अपॉन पाई x कॉस x। इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है। इसके अलावा ये हमारी इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है 0 से लेकर a x jn, और ये अल्फा x का फंक्शन है jn बीटा x dx बराबर a²/2 jn प्लस 1 का स्क्वायर a अल्फा, और ये क्रॉनिकल डेल्टा अल्फा बीटा। 2n jn x की वैल्यू होती है बराबर x और jn माइनस 1 जो x का फंक्शन है प्लस jn प्लस 1। तो इक्वेशंस याद रखें, हर्माइट इक्वेशंस को याद रखें, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2ny बराबर 0 की फॉर्म होती है हर्माइट इक्वेशंस की। और e की पावर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड एक्स बराबर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n जेड की पावर n। ये इसका जनरेटिव फंक्शन होता है, जहाँ एच एन एक्स जो होता है वो -1 की पावर n e की पावर एक्स स्क्वायर डी एन अपॉन डी एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। n बराबर 0 पे h नॉट x 1 होता है। जब n को 1 रख देते हैं और सॉल्व करते हैं इसे तो h1x की वैल्यू 2x आती है। अगर किसी समय पे n बराबर 2 रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2 आती है। अगर h3x की वैल्यू यहाँ पे n को 3 रख देते हैं, सॉल्व करते हैं इसे तो 8x³ माइनस 12x आता है। n बराबर 4 रख देते हैं तो h4x की वैल्यू आती है 16x की पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12। ये भी फॉर्मूला याद रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फिर ऑर्थोनॉर्मल जो प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई और क्रॉनिकल डेल्टा एम एन। तो ये एक्सप्रेशन याद रखें। क्रॉनिकल डेल्टा में याद रखें कि जब ये m बराबर n होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और जब m बराबर n नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 देगा। उसके अलावा फील्ड वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी में याद कर लें कि वीपी जो फील्ड वेलोसिटी होती है वो ओमेगा अपॉन के होती है, और ओमेगा के रिलेशन से हम निकालते हैं इसे, और वीजी होता है डी ओमेगा बाई डी के। किसी समय पे एक जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी होती है, तो वीजी बराबर वी होता है, और वीपी वीजी सी स्क्वायर होता है। तो किसी समय पे जो वीजी की वैल्यू है वो वी रखने से वीपी सी स्क्वायर बाई वी होता है। फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी सदा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, और ग्रुप वेलोसिटी वास्तव में पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी होती है। तो इस कंसेप्ट को भी तैयार रखें, इस पर क्वेश्चंस देख लें। उसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस में याद रखें कि अगर दो माध्यम हैं और नॉर्मल से एंगल θ1 θ2 बनाते हैं, पहले माध्यम में किसी समय पे जो परमिटिविटी है ε1 है, परमिएबिलिटी μ1 है और कंडक्टिविटी σ1 है। दूसरे माध्यम में ε2 μ2 और σ2 है करस्पोंडिंग टर्म्स। तो ये होगा ε1 cot θ1 बराबर ε2 cot θ2, μ1 cot θ1 बराबर μ2 cot θ2, σ1 cot θ1 बराबर σ2 cot θ2। रो बी और सिग्मा बी के फॉर्मूले भी करके जाएं। रो बी जो होता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू होती है माइनस डाइवर्जेंस पी, और सिग्मा बी जो होता है वो हमारा पी डॉट एन होता है। साथ साथ ये याद रखें कि किसी समय पे जो सरफेस होती है डाइलेक्ट्रिक के केस के अंदर बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सदा 0 होता है और नेट बाउंड चार्ज 0 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें। अगर हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं कि ई डॉट डी एस को 1/q_b/ε0 कर देते हैं, और क्यू बी की जगह पे हम अंदर वॉल्यूम के लिए इंटीग्रल रो बी डी वी अप्लाई करते हैं, और रो बी की जगह पे माइनस डाइवर्जेंस पी अप्लाई करते हैं, और जहाँ जिस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ की लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो उसको तैयार करके जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भी बता रहा था इस पर भी। उसके अलावा डिराइवड पॉलिनोमियल की इक्वेशंस याद कर लें। ये होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस nn+1 y बराबर 0। इसका जनरेटिव फंक्शन होता है 1 माइनस 2x z प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12
बराबर समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी z की पावर n pnx। उसके अलावा pnx की वैल्यू होती है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n d/dx की पावर n, ये इसका डिफरेंशिएशन है n टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। यहाँ से किसी समय पर p0x, p1x, p2x, p3x, p4x जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो p0x 1 आता है, p1x की वैल्यू x आती है, p2x की वैल्यू हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1 आती है, और सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन रिमेंबर करके जाएं। उसके अलावा इसकी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है -1 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट plx pmx dx बराबर 2/2l + 1 क्रॉनिकल डेल्टा lm। तो ये l बराबर m पे ये वैल्यू 1 दे देगा, अदरवाइज ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखें। इस पर भी मैंने क्वेश्चंस देखा कई बार। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। लेगारिटी डिफरेंशियल इक्वेशंस याद कर लें। यह होती है x d2y/dx² + 1 - x ब्रैकेट में dy/dx + xy बराबर 0, और ये जो इसका लेगारे फंक्शन ln x होता है e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n, और डिफरेंशिएशन n टाइम्स d/dx और मल्टीप्लिकेशन में x की पावर n e की पावर -x। तो L1x, L2x, L3x पूछेगा तो इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लिमिट e की पावर -x ln x lmx dx जो है क्रॉनिकल डेल्टा mn होता है, इसको भी याद रखें। एनालिटिक फंक्शन में याद कर लें कि किसी समय पे कॉची रीमन इक्वेशंस जो होती हैं, अगर f(z) u + iv है तो वो जो del u/del x है वो del v/del y होता है, और del u/del y बराबर -del v/del x होता है। तो इसको याद कर लें। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यह है कि जो हार्मोनिसिटी है, किसी समय एक फंक्शन को हार्मोनिक जब कहते हैं जब वो लाप्लास इक्वेशन को ओबे करता है, तो del स्क्वायर u/del x² + del स्क्वायर u/del y² बराबर 0, और v के लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं del स्क्वायर v/del x² + del स्क्वायर v/del y² बराबर 0। तो उन इक्वेशंस को याद रखें। उसके अलावा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में याद रखें कि अगर a पॉइंट z बराबर 0 इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ अगर f(z) इज नॉट एनालिटिक एट z बराबर 0, z0, अगर कोई फंक्शन z बराबर z0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एंड एनालिटिक इन नेबरहुड ऑफ z बराबर z0, किसी समय पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो किसी समय पे अगर वो एनालिटिक नहीं है लेकिन और बाकी के पॉइंटों पे वो एनालिटिक है, तो उस सिंगुलरिटी को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। f(z) को हम लिखते हैं समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z0 और इसकी पावर n प्लस समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी bn z माइनस z0 की पावर -1। इफ bn बराबर नॉट 0, प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे e की पावर 1/z को हम खोलेंगे तो ये हमारी जो टर्म्स आ जाएगी वो किसी समय पा जाएगी 1/1 + 1/z प्लस 1 फैक्टोरियल z²। तो उसमें इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगी जो z बराबर 0 के ऊपर किसी समय पर इनफाइनाइट वैल्यू दे रही होंगी। तो वो जो सिंगुलरिटी हमारी होती है वो हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है। तो ये हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का केस है। उसके अलावा अगर लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a, f(z) एग्जिस्ट करती है तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। जैसे sin z/z एट z बराबर 0 के ऊपर किसी समय पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, क्योंकि जैसे ही हम लिमिट z टेंड्स टू 0 z f(z) करेंगे तो वैल्यू 1 देगा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। रेजिड्यू अगर हमें इन्फिनिटी पे निकालनी है तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z f(z) हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वहाँ से हम किसी समय पर रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिड्यू के एक्सप्रेशन सदा देख लें सब एक्सप्रेशंस को, और रेजिड्यू के क्वेश्चंस कर लें। कॉची रीमन इक्वेशंस को बहुत अच्छे से कर लें। उसके अलावा कॉची रीमन इक्वेशंस की पोलर फॉर्म कर दें, मैंने बहुत वीडियो डाली हुई है उस तरीका की। जो किसी समय पर होल इफेक्ट में हम देखते हैं कि जो होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो होता है EY/jx bz, जहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, jx है करंट डेंसिटी x डायरेक्शन में, b जो है मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में। उसका फॉर्मूला होता है -1/n, n जहाँ पे किसी समय पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर वो किसी समय पे होल के कारण हम देखें तो RH की वैल्यू 1/p होती है। किसी समय पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्योंकि Ne और NS दोनों सेम होते हैं और इसलिए जो होल कोफिशिएंट है वो 0 आता है। तो ये भी याद रखें। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी और RH में एक्सप्रेशन होता है म्यू बराबर सिग्मा RH, इस एक्सप्रेशन को भी रिमेंबर कर लें। म्यू जहाँ मोबिलिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, RH जो होल कोफिशिएंट को शो करता है। उसके अलावा 3-4 एक्सप्रेशंस और बहुत मैंने इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस किए हैं। जो हमारे पास में p एटम से प्रिमिटिव सेल में तो ब्रांचेज बनती हैं 3p ब्रांचेज।
3 जिनमें एकॉस्टिकल होती हैं और 3p-3 ऑप्टिकल ब्रांचेज होती हैं। इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखें। उसके अलावा याद रखें कि किसी समय पे जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं उनमें जो n की वैल्यू है, जो कि जितनी वैकेंसी क्रिएट होती हैं उनकी वैल्यू होती है कैपिटल N, जो टोटल नंबर ऑफ किसी समय पे लेटिस के एटम्स हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस EP/kT। EP जहाँ पे किसी समय पे एनर्जी है जो किसी समय पे एक वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखें। उसके अलावा सेम एक्सप्रेशंस इसी फॉर्म में चलता है ये, और ये हमारा जो किसी समय पर फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल वैकेंसी जो क्रिएट होती हैं उसमें होता है। जब किसी समय पे जो लेटेस्ट एटम्स हैं रेगुलर अरेंजमेंट में जहाँ शॉर्ट हो जाते हैं तो वहाँ डिफेक्ट जो होता है वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, और अगर किसी समय पे एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल एटम्स होते हैं तो उसके अंदर हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखें। तो n की वैल्यू होती है वहाँ ni की पावर हाफ, ni इंटरस्टिशियल एटम और n जो रेगुलर लेटेस्ट साइट को शो करते हैं, n जो किसी समय पे ये होगी कि कुल कितनी इस समय पे हमारी अरेंजमेंट जो है रेगुलर हुआ है, एक्सपोनेंशियल माइनस EI/2kBT। EI यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल एटम है उसे रेगुलर लेटेस्ट साइट पर पहुँचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके बराबर होता है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर को शो करता है। उसके अलावा याद रखें कि एस का फॉर्मूला एंट्रोपी का KB log ओमेगा होता है। उसके जो एक्सप्रेशंस हैं एंट्रोपी के वो सभी तैयार करके जाए, तेज़ी के साथ उन्हें भी रिवाइज कर लें। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है काफ़ी यूजफुल रहेगा कंपटीशंस की दुनिया में, और जो स्टूडेंट्स गेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। कूल, कॉन्फिडेंट और पेशेंस के साथ पेपर हैंडल करें। थैंक यू, बेस्ट विशेज।